हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि जो टेट सीरीज़ है उसमें कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो एक बात देखिए, आप सब लोग वैसे अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो साइकोलॉजी है ना, सीडीपी का जो पार्ट होता है उसमें चाहे आप कोई भी टेट एग्ज़ाम दे लीजिए, चाहे आप एस्टेट दें, रीट का दें, सीटेट का दें। थोड़ा सीटेट थोड़ा सा अलग होता है, उसमें पेडागोजी ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा आती है। यूपी टेट तो बिल्कुल ईजी सा होता है, एमपी टेट भी ईजी होता है। ये रीट और एस्टेट जो ज़्यादा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल इसमें आता है। तो इसमें जो टॉपिक होते हैं ना साइकोलॉजी के, सीडीपी के, वो मोस्टली कॉमन होते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी कोई अलग नहीं होती। चाहे आप अगर रीट की वीडियो है तो वो आप देख लीजिए, अगर कोई एस्टेट की वीडियो तो वो देख लीजिए। बस टॉपिक थोड़ा सा देख लीजिए, आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रैक्टिस वही लगभग सेम सी होती है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। बस ऑथेंटिक होनी चाहिए, हमें सही क्वेश्चन मिल जाए, सही आंसर मिल जाए, और ज़्यादा जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो क्वेश्चन हमें मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वैसे आप ये ना सोचें कि ये तो एस्टेट के लिए वीडियो है, या ये रीट के लिए वीडियो है, या फिर ये सीटेट के लिए वीडियो है, या ये यूपी टेट की वीडियो है। तो मतलब ऐसा बिल्कुल दिमाग में ना सोचें, क्योंकि ये मतलब एक प्रकार से कॉमन पार्ट है जो सभी टेट में आता है। तो ये टेट से संबंधित वीडियो रहेगी, सभी विद्यार्थी इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास। और ये जो अभ्यास है ये हमारा जो टॉपिक रहेगा एजुकेशन साइकोलॉजी का जो टॉपिक है, शिक्षा, मनोविज्ञान, अर्थ क्षेत्र, प्रकृति। इसमें साइकोलॉजिस्ट हैं जो मुख्य रूप से, संप्रदाय हैं, विधियां हैं, उनसे रिलेटेड जो मुख्य टॉपिक रहेगा। काफ़ी डीप टॉपिक है ये, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर हैं। इस सीरीज़ में लगभग हम 25 से 30 क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, जब तक वीडियो इसमें ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को अनुभव कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को अनुभव कराता है। तो सामाजिक ज्ञान का, व्यक्तिगत भेद का, व्यक्ति के आचरण का, शिक्षण विषय का। तो इसमें सही आंसर है हो जाएगा व्यक्तिगत भेद का। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को अनुभव कराता है। तो व्यक्ति के आचरण का मतलब यहाँ पे है करेक्टर से, चरित्र से उसके। ठीक है, तो सामाजिक ज्ञान का उसमें नहीं होता, शिक्षण विषय का नहीं होता। सो व्यक्तिगत भेद है, ये शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को अनुभव कराता है। क्योंकि साइकोलॉजी क्या कहती है, चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस है, और हर बच्चा अपने आप में अलग है। उसको अलग मेथड की, अलग टीचिंग मटेरियल की, अलग लेवल की, अलग IQ लेवल का बच्चा होता है। तो व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो डिफरेंस है वो उसका ज्ञान अगर टीचर को हो जाएगा तो वो उस तरीके से बच्चे को हैंडल कर सकेगा। इसलिए इसका उत्तर है व्यक्तिगत भेद या विभेद। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा पर अधिक बल देता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें है नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान। तो आई होप इससे पीछे हमने एक वीडियो डाली थी, एजुकेशन साइकोलॉजी, इसका जो मीनिंग है, कॉन्सेप्ट है, उससे संबंधित वीडियो थी हमारी। तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात की गई थी, जो बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी साइकोलॉजी का जो केंद्र बिंदु किसको माना गया है, एजुकेशन साइकोलॉजी का, वो बच्चे को माना गया है। और ये किसकी देन है, एजुकेशन साइकोलॉजी की देन है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा तथा शिक्षक के विकास में अत्यधिक सहयोग दिया है। किसने? धर्मशास्त्र ने, मनोविज्ञान ने, राजनीति ने, समाजशास्त्र ने। तो कोई ऑप्शन इसमें मैच ही नहीं करता, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। इसमें हम ज़्यादा टाइम खराब भी नहीं कर सकते अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षा में मनोविज्ञान के महत्व का कारण है? नवीन शिक्षा, दूषित शिक्षा, समाज का वातावरण, बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान के महत्व का कारण है, यानी मनोविज्ञान किसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देता है। ऊपर जो क्वेश्चन आया था सेकंड क्वेश्चन, उसी को थोड़ा सा चेंज करके दिया है, बाल केंद्रित शिक्षा इसमें उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यानी मनोविज्ञान का महत्व का कारण है बाल केंद्रित शिक्षा। यानी जो शिक्षा जगत है उसमें जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, या साइकोलॉजी को क्यों लागू किया गया है, उसको लाने के पीछे रीज़न क्या है, क्या महत्व है। तो चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है, बच्चे को केंद्र में मान करके उसके व्यवहार का अध्ययन करके वैज्ञानिक जो तरीके से बच्चे की समस्याओं का समाधान करना है, उसके लिए इसको बाल केंद्रित शिक्षा के लिए मनोविज्ञान का महत्व बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षा शास्त्री नहीं है? फ्रोबेल, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो कौन नहीं है अभी, जिनका शिक्षा से कोई संबंध नहीं है? तो फ्रोबेल तो है, महात्मा गांधी भी दार्शनिक है, रविंद्रनाथ टैगोर भी दार्शनिक है। तो इंदिरा गांधी का इसके साथ संबंध नहीं है शिक्षा के साथ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा द्वारा व्यक्ति में लाया जा सकता है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो क्या आंसर आएगा, अनुकूल परिवर्तन, प्रतिकूल परिवर्तन, व्यवहारिक परिवर्तन,
सामयिक परिवर्तन। देखो अनुकूल परिवर्तन होता है पॉजिटिव बिल्कुल, प्रतिकूल होता है उल्टा विपरीत, ठीक है। व्यवहारिक परिवर्तन उसके व्यवहार का अध्ययन करना, सामयिक का मतलब समय के हिसाब से परिवर्तन। तो ये तो कोई मतलब आंसर नहीं हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, व्यवहारिक परिवर्तन। तो शिक्षा एजुकेशन साइकोलॉजी है, या शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में व्यवहार यानी जो बात, क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो शिक्षा को डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के साथ। तो मनुष्य के या बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करना और व्यवहार में परिवर्तन करना, क्योंकि व्यवहार उसका बच्चे का बदलेगा तभी बच्चा सीख पाएगा, ठीक है। तो परिवर्तन जरूरी है, बदलाव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जिस विज्ञान का संबंध मनोविज्ञान से नहीं है वह कौन सा है? रसायन विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। तो मनोविज्ञान की जो एक तो विकास का जो क्रम हमने पढ़ा था, सबसे पहले ये आत्मा का विज्ञान आया, फिर उसको मन का विज्ञान कहा, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, फिर उसको व्यवहार के विज्ञान की संज्ञा दी गई, लेकिन रसायन विज्ञान का इसमें कहीं जिक्र नहीं आया है, ठीक है। तो ठीक है, अगर विषय की बात करें तो मनोविज्ञान का अन्य सभी विषयों से संबंध रहता है, ठीक है। यहाँ विषय की बात नहीं कर रहे, यहाँ कर रहा है जिस विज्ञान का संबंध मनोविज्ञान से नहीं है, ठीक है। तो मनोविज्ञान को कौन कौन से विज्ञान माने गए हैं, किस रूप में इसका जो क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, तो वो इसमें जिक्र किया गया है। हाँ, अगर विषय की बात करें कि मनोविज्ञान का विषय किस विषय से नहीं है, तो इसका सभी विषयों के साथ संबंध डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से है, क्योंकि हम बच्चे को अगर मैथ भी पढ़ाते हैं तो उसको हम साइकोलॉजी के तरीके से या शिक्षा मनोविज्ञान की जो वैज्ञानिक विधि है उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का, एजुकेशन साइकोलॉजी का बच्चे के साथ, उनके विषयों के साथ जो है वो संबंध बना रहता है। तो ये नहीं कह सकते उनका किसी विषय से संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट संप्रदाय। ये गेस्टाल्ट एक संप्रदाय है, वर्दीमर, कोफका, कोलर इनकी है। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने बल दिया है बालक की शारीरिक शिक्षा पर, संपूर्ण शिक्षा पर, मानसिक शिक्षा पर, स्थानीय शिक्षा पर। तो इसमें किसी एक पक्ष को नहीं रखा। गेस्टाल्ट का मतलब समग्र रूप इसका होता है, तो समग्रता का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, तो इसको समग्र रूप से हम समझ सकते हैं। तो संपूर्ण शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण शिक्षा पर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से जो प्रसिद्ध शिक्षा प्रणाली नहीं है वह कौन सी है? मानव प्रणाली, प्रोजेक्ट मेथड, मोंटेसरी प्रणाली, किंडरगार्टन। तो देखिए आपको डायरेक्ट रूप से इसको समझ में उत्तर आ गया होगा। तो पहला मानव प्रणाली के बारे में मैंने कभी नहीं पढ़ा, तो ऐसी कोई प्रणाली नहीं है शिक्षा से संबंधित। तो मोंटेसरी पद्धति है, किंडरगार्टन है, प्रोजेक्ट विधि है, तो ये सारी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जिसका शिक्षा मनोविज्ञान में महत्व नहीं है वह है, ठीक है। तो शैक्षणिक समस्याएं, देखो नहीं पूछा है, नेगेटिव यहाँ थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। शैक्षणिक समस्याएं, शिक्षण पद्धतियाँ, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक दल। डायरेक्ट रूप से उत्तर आ जाता है। इस तरह के ऑप्शन मिल जाए तो हमें बिल्कुल सोचने की आवश्यकता भी नहीं रहती। तो इसका उत्तर आ जाएगा राजनीतिक दल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र या विधि नहीं है, ठीक है। तो आगमन है, निगमन है, स्थूल से सूक्ष्म है, पूर्ण से अंश की ओर है, सभी। कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ देखिए, ये उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रही है। यहाँ ऑप्शन में गलती है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र या विधि है, तो ये विधि है आएगा भाई। तो सभी इसमें है विधियाँ, आगमन भी है, निगमन भी है, स्थूल से सूक्ष्म भी है, पूर्ण से अंश की ओर भी है, ठीक है। तो ये सारी है इसमें। तो इसका कौन सा नहीं है, तो सभी ये मतलब ऑप्शन इसमें आ जाएगा। कौन सी है सॉरी, तो नहीं इसमें नहीं आएगा, मतलब कहने का मतलब ये इसमें यहाँ मिसप्रिंट है, बाई मिस्टेक आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य नहीं है, ठीक है। सिद्धांतों की खोज व तथ्यों का संग्रह, बालकों के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण विधि में सुधार, सामाजिक संबंधों के स्वरूप और महत्व को अच्छी प्रकार से समझने में सहायता देना। कौन सा उद्देश्य नहीं है, फिर नेगेटिव पूछा गया है, तो इसका सामाजिक संबंधों के स्वरूप को, ये इसमें उत्तर नहीं आएगा भी। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो सिद्धांतों की खोज, तथ्यों का संग्रह करना ये होता है, ठीक है। बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। शिक्षण विधि में सुधार, इम्प्रूवमेंट हर बच्चे के लिए कर सकते हैं, करना भी चाहिए, ज़रूरी भी है, तो ये होता है। बाकी चौथा ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, चौथा रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ साइकोलॉजी, सॉरी हाँ साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो हमने पढ़ा था इसकी उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। साइकोलॉजी, साइकी प्लस लोगोस, 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी
विधि मनोविज्ञान की परंपरागत विधि है। तो परंपरागत विधि के बारे में हमने अभी पढ़ के आए हैं, पिछली क्लास में ही हमने बात की थी। जो निरीक्षणात्मक जो विधियाँ होती है, आत्मनिरीक्षण विधि और बहिदर्शन विधि या आत्मनिष्ठ विधि, अंतर्दर्शन विधि जिनको बोलते हैं, और एक बहिदर्शन विधि के बारे में पढ़ा था। तो परंपरागत का मतलब जो काफ़ी प्रचलित है, जो बहुत ही पुरानी, जो सबसे पुरानी है, प्राचीनतम विधियों में आती है, वो आत्मनिरीक्षण जो विधि है, इसका 15 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा। इसको आत्मनिष्ठ विधि कहा जाता है, स्व निरीक्षण विधि भी कहा जाता है, अंतर्दर्शन विधि भी इसको कहा जाता है। और ये विलियम वुंट या उनके शिष्य टीचनर से इनका जो प्रतिपादन है वो किया था, ठीक है। और जो बहिदर्शन है इसका बिल्कुल उल्टा है। तो बहिदर्शन और अंतर्दर्शन दो विधियाँ थी, ये निरीक्षणात्मक विधियों में आती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, लगभग इसकी सभी वीडियो का, या जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डाल दूंगा मैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, अंत में अपनी चेतना खोई तथा अब एक प्रकार के व्यवहार को अपनाए हुए हैं। परिभाषा किसकी है, यानी ये परिभाषा किसने दी है? तो ये भी हमने पिछली क्लास में देखा था, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो वुडवर्थ ने कहा था, स्किनर ने, वाटसन ने, कुप्पुस्वामी ने, किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा वुडवर्थ। ये व्यवहारवादी हैं वुडवर्थ, वाटसन, ये जो व्यवहारवादी जो साइकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने इसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में अपनाया है, माना है कि वर्तमान में ये, और जो साइकोलॉजी है, एजुकेशन साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान, वर्तमान में अपनी शेषावस्था में भी है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, हाँ, ठीक है। तो इसको वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान भी कहा जाता है। किसको? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान वर्तमान में इसको कहा जाता है। सबसे पहले ये आत्मा का विज्ञान के रूप में आया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में मनोविज्ञान किस रूप में आया था? आत्मा के विज्ञान के रूप में आया था। उसके बाद मन का विज्ञान कहा, फिर चेतना का विज्ञान इसको कहा गया, और वर्तमान में इसको व्यवहारिक विज्ञान कहा जाता है। मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन उसको कहा जाता है, या व्यवहार का अध्ययन विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने माना है? ठीक, तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। व्यवहार का विज्ञान किसने माना है? वाटसन ने माना है, व्यवहारवादी थे, ठीक है। इनका संप्रदाय भी है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, वो भी पढ़ेंगे। मुझे बच्चा दो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। मुझे बच्चा दो और बताओ उसे क्या बनाओ, इंजीनियर, डॉक्टर या अपराधी? किसने कहा था? तो ये भी वाटसन ने ही कहा था। तो वाटसन व्यवहारवादी था, व्यवहार में विश्वास रखता था कि हम जिस प्रकार के व्यवहार में, बिहेवियरिज्म में, जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में बच्चे को डालेंगे, बच्चा वैसा ही बन जाएगा। उनकी परिभाषा थी कि आप मुझे एक बच्चा दो, मैं उसको आप जो कहोगे वो बना दूंगा। डाकू, लुटेरा, दार्शनिक, महात्मा, नेता, चोर, मतलब कुछ भी आप उसको करेक्टर दोगे, मैं उसको वही बना दूंगा, क्योंकि मैं उस बच्चे को उसी कल्चर में, उसी परिवेश में, उसी माहौल में डाल दूंगा कि वो वैसा बन जाएगा। यानी सबसे बड़ा जो प्रभाव है बच्चे को व्यवहार को प्रभावित करता है, वो उसका इन्वायरमेंट है, पर्यावरण वो प्रभावित करता है। तो व्यवहारवाद को मानने वाले जो वाटसन है, ये सारी बातें वाटसन की है। तो ध्यान रखना, जब भी व्यवहार की बात आए, पर्यावरण, इन्वायरमेंट के से जुड़ी हुई कोई चीज़ को बात आए, तो हम डायरेक्ट रूप से कह सकते हैं कि वो व्यवहारवाद जो संप्रदाय के जो देन है, वाटसन है, ठीक है। वुडवर्थ भी इसमें शामिल है, तो वुडवर्थ का नाम भी कई बार आता है। वाटसन और वुडवर्थ दो मुख्य थे इसमें, ठीक है। गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंध नहीं रखते, तो कौन सा नहीं रखते? तो वुडवर्थ तो व्यवहारवादी हैं भाई, ठीक है। तो वर्दिमर, कोफका, कोव, ये तीनों गेस्टाल्ट संप्रदाय, समग्र संप्रदाय, ठीक है। गेस्टाल्ट जो है समग्रता का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये इनके थे। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान विधायक या यथार्थ विज्ञान है? विधायक या मनोविज्ञान, विधायक या यथार्थ विज्ञान है, क्योंकि? तो इसमें देखिए, ये व्यक्ति का मनोदेहिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। यह केवल प्राणियों के कारणों व कारण का ही अध्ययन करता है, ठीक है। इसके निष्कर्ष ठोस व अपरिवर्तनीय होते हैं। इसका अध्ययन प्रयोगात्मक विधि से संभव नहीं है। देखिए, मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, ठीक है। तो इसमें हम अगर नेगेटिव सोचें क्वेश्चन को भी, हमें कई बार क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता डायरेक्ट उत्तर, वैसे इसका सही उत्तर जो ए है वही है। ये व्यक्ति का मनोदैहिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है, ठीक है, शारीरिक रूप से जो है विधायक विज्ञान। तो इसमें देखिए, यह केवल, जहाँ केवल शब्द आ जाता है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन नेगेटिविटी को दर्शाते हैं। तो मतलब केवल का कोई यहाँ तात्पर्य नहीं बनता, केवल प्राणियों के कार्यों, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ केवल शब्द ही रॉन्ग है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो हम, जैसे कई बार कुछ पता नहीं होता, वो क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो नेगेटिव चीज़ है ये। इसके निष्कर्ष ठोस व अपरिवर्तनीय, यानी परिवर्तन तो देखो होता रहता है,
ठीक है। यहाँ जहाँ मतलब मनोविज्ञान का नाम है तो परिवर्तन तो होता है, व्यवहार में परिवर्तन जरूरी है। इसका अध्ययन प्रयोगात्मक विधि से संभव नहीं है, तो ये भी यहाँ पे गलत बात है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, B.F. स्किनर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, ब्रिटेन के, फ्रांस के, अमेरिका के कोई नहीं। तो अमेरिका के हैं, ये तो अमेरिका के हैं। B.F. स्किनर कहाँ के हैं? अमेरिका के। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा से भागने वाले विद्यार्थी के प्रति आपका व्यवहार क्या होगा? दयात्मक, प्रशंसात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, निदानात्मक। ठीक है। तो ये देखिए, कक्षा से कौन से बच्चे भाग जाते हैं, हम इससे पहले तो देखिए बच्चे के भागने के पीछे कारण क्या है वो जानेंगे, तत्पश्चात हम उसका क्या करेंगे? निदान करेंगे। पहले उपचार होगा, फिर निदान होगा। तो उपचारात्मक और निदानात्मक जो विधि होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी मैं बता दूँ उपचार क्या होता है और निदान क्या होता है। ठीक है। एक तो उपचार होता है, एक होता है निदान। ठीक है। जैसे सपोज करो हम डॉक्टर के पास गए, हमें फीवर है, बुखार है, सर्दी जुकाम है, हम डॉक्टर के पास गए, हमने लक्षण बताया। ठीक है। डॉक्टर ने क्या किया? उपचार किया, उसका ट्रीटमेंट किया। ठीक है। वो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए, मतलब इस तरीके से उन्होंने कुछ प्लानिंग की, अपनी जो अनुभव है वो शेयर किए, उन्होंने बताया कि आपको इस वजह से ये हुआ है। ठीक है। डॉक्टर ने क्या कर दिया? उपचार कर दिया। फिर डॉक्टर ने हमें क्या मेडिसिन दी, आप भाई सुबह से आप ये ले लीजिए, एक दोपहर को आपको लेनी है और 3 दिन का ट्रीटमेंट रहेगा, इसके बाद आपको फिर से चेकअप करवाना आना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने क्या कर दिया? वो बच्चे को 3 दिन का ट्रीटमेंट दे दिया। इसका मतलब उसने उस चीज़ को उसकी बीमारी को पकड़ा है, उसने वहाँ उसका निदान कर दिया, ट्रीटमेंट उसका कर दिया उसने। तो यहाँ पे क्या हो गया? उसका निदान हो गया। तो वैसे ही टीचर को करना चाहिए, जो कक्षा से भाग जाते हैं, पहले उसके कारणों का पता लगाएं हम, उसके बाद उसका हम एक तरह से उपचार करें बच्चे का, जिसको हम फिर उसके बाद जो अगली प्रक्रिया है उसका निदानात्मक रहती है। तो बच्चे का उसका निदान जरूरी है, तो इसमें सही ऑप्शन आ जाएगा निदान। ठीक है। कक्षा से भागने वाले विद्यार्थी के प्रति आपका क्या व्यवहार होगा? निदानात्मक रहेगा। उसके जो भागने के पीछे कारण जान करके उसकी समस्या का समाधान करेंगे, बच्चे के जो है वो निदान वहाँ पे हो जाएगा। वो अगली बार शायद कक्षा से ना भागे, कक्षा को छोड़ के ना जाए, तो ऐसा मानना है ना। चलिए अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, किसने कहा था? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, स्किनर की बात है, B.F. स्किनर ने ये कहा था। ठीक है। अगला देखिए, हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेशन वाले भी आ जाते हैं, तो जहाँ मिलती है डेफिनेशन पढ़ लीजिए, रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको जोड़ लीजिए कहीं ना कहीं। ये तो काफ़ी बार एग्जाम में आई हुई डेफिनेशन है, परिभाषा है, और एजुकेशन साइकोलॉजी से इसका डायरेक्ट संबंध रहता है। स्किनर, इसका संप्रदाय भी हम पढ़ेंगे, सारे जो सिद्धांत है वो सारे के सारे हम बात करेंगे। संज्ञानवादी पद्धति है, उसके प्रणेता कौन है? इसको जन्मदाता कह लीजिए, प्रतिपादक कह लीजिए, संज्ञानवादी। तो संज्ञानवादी आई होप सब जानते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये। तो जीन पियाजे थे, संज्ञानवादी थे, संज्ञानात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये सिद्धांत भी काफ़ी अच्छे, और ब्रूनर का नाम भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो जीन पियाजे और ब्रूनर ये संज्ञानवादी थे, संज्ञानवादिता सिद्धांत है। ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है। तो वाटसन है, व्यवहारवाद है, वुडवर्थ भी व्यवहारवाद से जुड़े हुए हैं। तो स्किनर अलग थ्योरी है इन स्किनर की। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, कथन किसका है? शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, ये कथन किसका है? ठीक है। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ है, सॉरी यह कथन संबंधित है, किसका नहीं पूछा? संबंधित है। शिक्षा का विस्तृत अर्थ है, कोई नहीं है। देखिए, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के जो 3 प्रकार हमने किए थे, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। ठीक है। तो एक तो शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है, एक शिक्षा का होता है व्यापक अर्थ, विस्तृत अर्थ। ठीक है। तो वास्तविक अर्थ का यहाँ मतलब नहीं है, आंसर हम इन 2 में से लेंगे। ठीक है। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है, एक विस्तृत अर्थ होता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है जिसमें हम केवल किताबी ज्ञान से हमारा संबंध होता है। ठीक है। और शिक्षा का विस्तृत अर्थ होता है जो हम कहीं से, कभी भी, किसी भी रूप में और कैसे भी सीख सकते हैं, तो इसका व्यापक अर्थ होता है। तो यहाँ कहता है शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, इसका मतलब ये शिक्षा का संकुचित अर्थ यहाँ पे दर्शा रहा है। ठीक है। तो ये संकुचित है, संकुचित का मतलब बिल्कुल निश्चित हो गया भी हमें एक ही किताब पढ़नी है, इसमें 25 पेज है, यही पेज हमको पढ़ने हैं, यही एग्जाम में आएंगे, तो उससे बाहर हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको संकुचित बोलते हैं। संकुचित का मतलब सिकुड़ा हुआ ज्ञान, बहुत कम लिमिटेशन में, थोड़ा कह सकते हो, सीमित कह सकते हो, तो इस तरह की बातें। और विस्तृत का मतलब फैला हुआ, बहुत वाइड, डीप, गहरा, बुक से बाहर, इन्वायरमेंट से, समाज से, अपनों से, आस पड़ोस से, सगे संबंधियों से, मित्रों से, व्यवहार से, समाज से, मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से जो सीखा जाता है। और इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता, कोई समयावधि नहीं होती, कोई इसकी सिलेबस फिक्स नहीं होता, न ही कोई इसकी उम्र होती, इसमें ज़्यादातर मूल्यांकन भी नहीं होता, ये हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका हम डायरेक्ट रूप से उत्तर दे सकते हैं, ये संकुचित इसके अर्थ को लिया गया है ना। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी बात। हाँ,
चलिए सिर्फ 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं या इतना ही ठीक है? हाँ ठीक है। तो अभी तक देखो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनी है, 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन को और कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी 2 वीडियो रहेगी, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन भी हो जाएंगे इसके। छात्र केंद्रित शिक्षा एवं बच्चों का अधिकतम स्वतंत्रता की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन है। छात्र केंद्रित शिक्षा एवं बच्चों को अधिकतम स्वतंत्रता की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? तो ये इसमें क्वेश्चन का कहने का मतलब है, जो छात्र केंद्रित शिक्षा है और बच्चों का अधिकतम स्वतंत्रता, बच्चों को अधिक से अधिक हम स्वतंत्र छोड़ दें, ये अवधारणा का मतलब जो एक प्रकार से थिंकिंग है, सोच है, एटीट्यूड है, नज़रिया है हमारा, तो वो मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में है? तो ये मनोविश्लेषणवादी है, ठीक है। तो मन का अध्ययन करना, तो बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे, बिल्कुल आज़ाद कर देंगे, तभी उनको मन को पढ़ पाएंगे, उसको जान पाएंगे, ठीक है। तो सामाजिकता की जिसमें जांच की जाती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, उस पर आधारित है, उस संप्रदाय की परिभाषा रहेगी, ठीक है। तो समझना है आपको। अगला है मूल प्रवृत्तियाँ। देखिए मूल प्रवृत्तियों का सीधा संबंध अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, मैकडूगल नाम है। मूल प्रवृत्तियाँ किसने दी थी? मैकडूगल ने। कितनी बताई थी? 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। कितनी बताई थी? 14। और सबसे जो मूल प्रवृत्ति है वो आत्मसम्मान, इसको कहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट बताई है मैकडूगल ने, आत्मसम्मान, ठीक है, आत्मसम्मान। तो इसको इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? मैकडूगल, ठीक है, सॉरी, मैकडूगल इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो पीछे हमने पढ़ा था। एजुकेशन अंग्रेजी का शब्द है, किन शब्दों के मेल से बना हुआ है? एजुकेयर, एजुशियर, एडोबोटन, ये नाम हमने नहीं सुना शायद, है ना? हाँ, तो आपने भी नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना, तो ये इसमें नहीं है। एजुकेयर भी है, एजुशियर भी है, ठीक है। तो हमने इसका मतलब भी देखा था कि इनका दोनों का मतलब है वो क्या होता है। तो जब आप लोग स्टार्ट में इसको पढ़ रहे थे हम लोग, तो इसके जो नाम आए थे, एजुकेशन, एजुशियर, एजुकेयर, एजुकेटम से संबंधित जो नाम थे, उनके बारे में हमने जाना भी था। तो जो एजुकेयर है आपका पहला जो शब्द है, EDUCARE, इसका मतलब होता है विकसित करना, ठीक है, टू ब्रिंग अप, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। एजुशियर दूसरा है, इसका मतलब होता है बाहर निकालना, टू लीड आउट, ठीक है, EDUCERE, ये कई बार आता है क्वेश्चन एजुशियर का, एजुकेयर का। एक होता है एजुकेटम का मतलब होता है शिक्षण की कला, टू ट्रेन, ठीक है। और एजुकेशन शब्द का मतलब होता है अंदर से आगे की ओर बढ़ना, यानी आंतरिक विकास, ठीक है। और शिक्षा का मतलब होता है सीखना और सिखाना। तो काफ़ी लॉजिक्स है इन चीज़ों में, तो आपको समझना पड़ेगा। एजुकेशन और शिक्षा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शिक्षा का मतलब जानना होता है, एजुकेशन का मतलब होता है किसी बच्चे का या व्यक्ति का आंतरिक विकास, ठीक है, उसके अंदर के ज्ञान को बाहर निकालना, ठीक है, वो एजुकेशन होता है, यानी अंदर से आगे की ओर बढ़ना, आंतरिक विकास उसको बोलते हैं। और एजुकेशन के जो 3 पार्ट इसके बनाए गए हैं, एजुकेयर, एजुशियर, एजुकेटम। एजुकेयर का मतलब होता है विकसित करना, एजुशियर का मतलब बाहर निकालना, और एजुकेटम का मतलब जो शिक्षण की जो कला है, आर्ट है, उसके बारे में जानना, टू ट्रेन, उसको बताना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समुद्र में तैरते हुए हिमखंड की तुलना मन से किसने की है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनाया है। ये समुद्र से, यानी जो पानी में तैरते हुए हिमखंड, बर्फ़ के जो टुकड़े हैं, की तुलना मन से किसने की है? यानी हमारा जो मन है वो समुद्र के ऊपर या पानी के ऊपर तैरते हुए जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो होते हैं, और उनका मतलब है वो थोड़ी देर में पानी में मिल जाएंगे। यानी मन को जो एक तरह से इस प्रकार की संज्ञा दी है वो किसकी है? तो सही उत्तर इसका फ्राइड हो जाएगा, सिगमंड फ्राइड, जो मनोविश्लेषणवादी थे, सिगमंड फ्राइड थे, इन्होंने ही मन का अध्ययन किया है। तो अगर इस तरह की क्वेश्चन आते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम कौन सा है, तो मनोविश्लेषणवादी दो सिगमंड फ्राइड थे, और उन्होंने ही, अगर इस तरह की कोई डेफिनेशन आती है जो इस तरीके से क्वेश्चन पूछती है, तो वो हम कर सकते हैं सिगमंड फ्राइड, ठीक है। अगर हाँ, कई बार ये होता है कि किसी और ने भी दी होती है, लेकिन अगर पता नहीं होता तब की बात कर रहा हूँ मैं, हम एक तुक्का लगाने की बात कर रहे हैं। कई बार तुक्के भी तो लगते हैं ना, है ना। हाँ चलिए, समुद्र में चलो हो गया। अगला देखते हैं, पर्यावरणीय सिद्धांत के प्रणेता हैं, यानी पर्यावरण का सिद्धांत है वो किसने दिया है, इसके जन्मदाता कौन है? तो E.M. रोजर्स हैं। कौन है? E.M. रोजर्स। तो ये तो याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। अगला देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, किसने कहा था? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, तो वुडवर्थ ने कहा था। क्योंकि व्यवहारवादी, इसमें देखिए एक ही आपको नाम नज़र आ रहा है, स्किनर भी नहीं है, हॉरलॉक भी नहीं है, सागर शर्मा भी, ये कोई साइकोलॉजिस्ट भी नहीं है। तो देखिए वुडवर्थ है,
ठीक है, वुडवर्थ, वॉटसन, ये जो है व्यवहारवादी थे, तो ये यहाँ डायरेक्ट जोड़ सकते हो आप व्यवहार से वुडवर्थ को नाम, ठीक है, वॉटसन, वुडवर्थ, व्यवहार, तीनों व हैं, ठीक है। हाँ, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने कहा है, यानी मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा है, किसने कहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, जेम्स ड्रेवर ने इसको व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा है। ये क्या हो जाएगा, जेम्स ड्रेवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बस लास्ट 2 क्वेश्चन और करेंगे। किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोगात्मक विधि का प्रतिपादन किया है, तो प्रयोगात्मक विधि हम पढ़ेंगे इसके बारे में, किसने कहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोगात्मक विधि का प्रतिपादन किया, जन्मदाता कौन है, इसका विलियम वुंट है, कौन है, विलियम वुंट है। और सबसे पहले जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी वो भी विलियम वुंट ने ही, उनके द्वारा ही इसको प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। हाँ, अगला देखिए, द स्कूल ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा भी 35 क्वेश्चन तक ही करेंगे। द स्कूल ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, जॉन डीवी इसके लेखक है, कौन है, जॉन डीवी। तो पुस्तक से संबंधित मतलब आपको एक अलग से मतलब 7, 8, 10, 15, 20 पुस्तकें हैं, उनके राइटर कौन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक अलग से छोटी सी वीडियो रहेगी उसके बारे में, तो वो भी बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है, काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं उनके क्वेश्चन, तो वो भी इस मतलब वीडियो में डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये थे इसके 35 क्वेश्चन। बाकी इसके क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं भाई, लगभग इस सीरीज़ के हम इस टॉपिक से रिलेटेड है वो 100 से ऊपर क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चनों को हम करेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। ये न केवल हमारा है बल्कि आपका परिवार है, क्योंकि इस परिवार में जितने स्तर से ज़्यादा बढ़ेंगे हमें उतना ही इस परिवार में रहने का, कुछ पढ़ने का, कुछ पढ़ाने का, कुछ सीखने सिखाने की जो परंपरा चली आ रही है, क्योंकि ये शिक्षण है, ऐसी ही प्रक्रिया है, चाहे इसमें विद्यार्थी हो चाहे शिक्षक हो, लगातार सीखता ही रहता है। तो मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, आई होप आप लोग भी सीख ही रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है ना। चलिए, तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइए, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।